हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक ब्रांड न्यू सीरीज बाउंस बैक सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग 11th क्लास का जो भी आपका सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ करवाएंगे। ये आपका लेक्चर है केमिस्ट्री का। इस पे पहला लेक्चर में मैं करवाऊंगा आपको मोल कॉन्सेप्ट। इससे आपको फायदा क्या होगा, जो हमारे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनको भी लिए भी 11th क्लास का जो सिलेबस है वो रिवाइज करने में आसानी होगी। और साथ साथ जो बच्चे 11th क्लास से 12th क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं, उनको भी इस सीरीज से रिवाइज करने में काफी हेल्प होगी। आपको बस क्या करना है, लेक्चर को देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। थ्योरी में सारी यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की यार, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट है, इसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, ठीक है। तो मैटर बेसिकली क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो जगह घिरती हो और जिसमें मास हो, ठीक है। अब फर्दर मैटर को बांटा गया है किस किस चीज में, हमारे मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। मिक्सचर हमारा होता है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारा क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो यूनिफॉर्म ना हो, है ना। और दूसरी तरफ हमारा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो, हमारी यूनिफॉर्म हो, ठीक है। सिमिलरली हमारा दूसरी तरफ क्या है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस हमारा क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी जो यूनिट पार्टिकल्स हैं, जिसके यूनिट पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के हैं, ठीक है। और फर्दर प्योर सब्सटेंस को बांटा गया है एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट हमारा क्या होता है, एलिमेंट हमारा वो होता है कि जिसके जो यूनिट पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के एटम से बने हों, ठीक है। और उसके दूसरी साइड हमारा कंपाउंड है। कंपाउंड हमारा क्या है कि जिसके जो यूनिट पार्टिकल्स हैं, है ना। ऐसा हमारा प्योर सब्सटेंस जिसके यूनिट पार्टिकल्स हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हो, और जो एलिमेंट जो मिलके बने जो बनाएंगे क्या बोलते हैं, कंपाउंड का मॉलिक्यूल, उसमें जो प्रिपरेशन होगा फिक्स होगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये हुई हमारी बेसिक बातचीत, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम, हमारा आगे हमारा मोल। मोल बेसिकली क्या है, मोल एक नंबर है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स को मेजर करने में हेल्प करता है। ये हमारी 7th एसआई बेसिक यूनिट भी है, ठीक है। जैसे कि हमारी मीटर है लेंथ की बेसिक एसआई यूनिट, ठीक है। वैसे ही हमारी ये यूनिट और पार्टिकल्स की 7th एसआई बेसिक यूनिट क्या है, हमारी मोल है, ठीक है यार। अब देखो इसमें काम की बात क्या है, उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो हम सारी सुनेंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखो आप, जैसे कि हमको पता है कि एक दर्जन में हमारे क्या बोलते हैं, कितने बनाना होते हैं यार, 12 बनाना होते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और हम इसको डिनोट करते हैं किससे, Na से, ठीक है। Na से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है। अब लेट सपोज आपके पास 48 बनानाज हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कितने दर्जन तुम्हारे पास बनाना है, तो तुम क्या करोगे, 48 को डिवाइड कर दोगे 12 से, तो आपके पास कितने दर्जन बनाना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, है ना। सिमिलरली अगर आपके पास लेट सपोज कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेट सपोज आपके पास एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर आपको पूछा है कि आपके पास कितने मोल्स पार्टिकल हैं, तो आप क्या करोगे, इस एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप एक मोल यानी कि Na पार्टिकल से डिवाइड कर दोगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है यार। आ रही बात समझ में। अब देखिए, अगर आपको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे अगर पूछ रहा हो, तो आप क्या करोगे, Na का मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ मोल्स में, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतनी बात आई थिंक आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। मोल की बात ये हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, आगे बढ़ते हुए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारा बेसिकली क्या है, एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं होता, ठीक है। एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, कोई भी हमारा एलिमेंट है उसके एक एटम का मास डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये दो मासेस का रेशियो है ना, तो रेशियो की क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती, तो ये क्या होगा हमारा, यूनिटलेस होगा। पहली बात हम ये याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें अगला क्या है हमारा, अगला है यार इसमें ये जो तुम्हारे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक मास दे रखा है, ठीक है। इसमें किसी की यूनिट नहीं होती, ठीक है, एटॉमिक मास में। और देखो यहाँ पे कुछ एटम्स का मास फ्रैक्शन में है, अब जो फ्रैक्शन में क्यों है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है यार। एटॉमिक मास समझ में आया। अब सिमिलरली हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा क्या होता है यार, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या होगा, यूनिटलेस, है ना। तो ये बेसिकली क्या है इसकी यूनिट, ये बेसिकली क्या है इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। बट हम एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम मॉलिक्यूलर मास भाई कैलकुलेट कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं समीशन ऑफ मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास है H2O है, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू मास ऑफ H प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या आ जाएगा हमारा
2 ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 18, ठीक है 18। और यूनिट इसकी कुछ नहीं होगी क्योंकि दोनों ही हमारे एटॉमिक मास हमारा बेसिकली यूनिटलेस होता है, तो मॉलिक्यूलर मास भी हमारा क्या यूनिटलेस है, ठीक है, तो इसकी भी यूनिट कुछ नहीं आएगी। अब देखो आगे हमारा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, बेसिकली एक हमारी मास को मेजर करने की यूनिट है, जैसे कि किलोग्राम और ग्राम भी मास को मेजर करने की यूनिट है, जैसे कि टन है, ठीक है। टन बेसिकली हम किसके यूज करते हैं, जो ज्यादा मास होता है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली जो छोटे एंटिटीज होते हैं उनके मास को मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है यार, एक यूनिट चाहिए जो कि क्या हमारी क्या है एएमयू, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। देखो 1 एएमयू हमने क्या लिख रखा है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, ठीक है, इसको हम यू से भी डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम है, ठीक है। मास ऑफ 1 C12 एटम होता है हमारा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दें हम, इसको थोड़ा रीअरेंज करके अगर हम लिख दें, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/12 डिवाइड बाई 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। तो थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लिया जाए तो आ जाएगा तुम्हारा 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। अब तुम देखोगे कि ये आ गया तुम्हारा 1U बराबर 1/Na ग्राम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आगे हमारे आगे काम आने वाली है। तो यहाँ से डेफिनेशन उनको पता है कि 1 AMU होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। और 1U इक्वल टू 1/Na ग्राम। अभी हमने देखो थोड़ी देर पहले देखा था, हमने कि एटॉमिक मास या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, MM लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था कि मास ऑफ 1 एटम या फिर मॉलिक्यूल डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या है हमारा 1 AMU है, उसको 1 AMU लिख दूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मास ऑफ, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम या फिर मॉलिक्यूल, वो हमारा क्या हो जाएगा यार एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास इन AMU, सॉरी। एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास इन AMU, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को अगर हम AMU में लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम या फिर एक मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। इतनी बात आपको याद ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो आगे हमारा मोलर मास बेसिकली क्या है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास या फिर क्या बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस के Na यूनिट्स का मास या फिर किसी भी सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज या फिर पार्टिकल्स का मास, ठीक है, या फिर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक है। अब वो सारी ऊपर जो पॉइंट्स तुमने लिखे हैं तो तुमको समझ में आ रहे होंगे इजीली, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास है नाइट्रोजन, ठीक है, एक एटम है आपके पास नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा तुम्हारा 14 होगा, ठीक है, 14 होगा, ठीक है। अब तुमसे बोला जाए कि 1 मोल नाइट्रोजन का मास निकालना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे कि तुमको एक का मास तो पता है 14, ये 1 एक्चुअली क्या है 1 एटम का मास है, ठीक है, 14 AMU होगा। तुमसे बोला जाए कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास निकालना है, तुम क्या करोगे 14 AMU इंटू Na का Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमें 1 मोल का मास निकालना है, यानी कि Na पार्टिकल्स का मास निकालना है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 14। अब तुमने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि AMU को हमने क्या लिखा था 1/Na ग्राम, ठीक है, इंटू Na, तो क्या आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से तुमको एक चीज़ क्या समझनी है, अगर इसी प्रकार तुम किसी भी मॉलिक्यूल या फिर किसी भी एटम का 1 मोल का मास निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा, जो उस मॉलिक्यूल या एटम का जो मास है AMU में, ठीक है, एक मॉलिक्यूल या एक एटम का जो मास है AMU में, उसको बस तुम
वो आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। उसमें बस तुमको यूनिट जो है वो चेंज करनी है ना, इतनी बात तुमको याद रखनी है। अब देखो मैं तुमसे बोलूँ कि एक कार्बन का, एक मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा, एक मोल कार्बन का मास क्या हो जाएगा 12 ग्राम, है ना। एक एटम का मास कितना होता है 12 एम होता है, 12 एम होता है। एक मोल का कितना हो जाएगा 12 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16 यू या फिर AMU, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एक मोल का मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम 1 मोल का, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब आपको हर बार एक किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास निकालने के लिए ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप AMU हटा के ग्राम लगा देंगे, ठीक है। अब आती है हमारी आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस बेसिकली हमारी क्या होती है यार, कि ऐसी गैस जिसका क्या बोलते हैं खुद का वॉल्यूम जीरो हो और जिसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो जीरो हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो किसी भी गैस को आइडियल मान के उस गैस का मोल निकालना, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का मोल निकालना या किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम निकालने के लिए ये हमारी इक्वेशन यूज करी जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, तुमको बस इतना याद रखना है। अब इस इक्वेशन में जो डिफरेंट टर्म्स हैं ये क्या क्या है और इनको किस यूनिट में इस इक्वेशन में लेते हैं, है ना। यूज पता लग गया तुमको, गैस का नंबर ऑफ मोल्स या फिर उसके वॉल्यूम निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हम एक बार देख लेंगे कौन कौन सी यूनिट में और क्या क्या टर्म्स का मतलब है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है कि STP और NTP, ठीक है। STP और NTP, STP हमारा होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल, और NTP होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। TP पे टेम्परेचर होता है भैया तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर होता है तुम्हारा, प्रेशर होता है तुम्हारा 1 बार, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं NTP पे हमारा होता है क्या बोलते हैं प्रेशर 1 बार, है ना। और क्या बोलते हैं टेम्परेचर होता था हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले 1 ATM होता था, बट अभी जो नए जो मतलब नई यूनिट अभी ली गई है वो 1 बार ली गई है। पहले ATM और बार को सेम समझा जाता था, है ना, बट अभी चेंज किया है तो प्रेशर होता है अभी 1 बार, ठीक है। इस इक्वेशन में प्रेशर हम लेते हैं 1 बार, पहले लेते थे 1 ATM, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पहले वो नहीं पता था, है ना, पता था बट उसको इग्नोर किया जाता था, है ना। अब देखो तो STP पे 1 मोल का जो वॉल्यूम आता है, 1 मोल का जो वॉल्यूम आता है भैया वो आता है 22.7 लीटर, है ना। इसको तुमको याद रखना है, इसको कायदे से याद रखना है, ठीक है। 1 मोल का वॉल्यूम, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम STP पे 22.7 लीटर होता है, इस बात को तुमको याद रखना है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, लेट सपोज हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना, तो तुम क्या करोगे उस कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे 1 मोल के वॉल्यूम से, तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा आगे का टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली हमारा क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है एक, है ना, जो कि सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफाइंड है ना। अब रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, जब हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल रहे हो किसी और सब्सटेंस के कंपैरिजन में, ठीक है, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये रेशियो है बेसिकली दो सब्सटेंस की डेंसिटी का, तो ये क्या होगा हमारा यूनिटलेस होगा, ठीक है, यूनिटलेस होगा, क्या होगा यूनिटलेस होगा, ठीक है। अगर आप सब आपको किसी सवाल में किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाती है तो आप उसकी डेंसिटी निकाल लो, कैसे निकाल लोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करके। ये बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी डेंसिटी है किसी सब्सटेंस की किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी निकल जाएगी, जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वही उसकी डेंसिटी होगी, बस क्या होगा डिफरेंस कि उसकी यूनिट लग जाएगी ग्राम पर ml, क्लियर, ठीक है। ये हो गई हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। अब देखिए अगला है हमारा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी भी एक प्रकार की रिलेटिव डेंसिटी है जो सिर्फ गैसों के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे हम किसी भी गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या बोलते हैं डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी, ठीक है। अब हम डेंसिटी ऑफ एक गैस निकालेंगे डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 निकालेंगे, है ना। तो वहां से हमारा फाइनल आता है वेपर डेंसिटी, आता है हमारा वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2। जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं वो आती है हमारी उसका उस गैस का मोलर मास डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आप किसी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी जाए तो मोलर मास निकालना है तो निकल आएगा वेपर डेंसिटी 2, और वेपर डेंसिटी निकालनी है तो क्या आ जाएगा हमारा मोलर मास डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, तो आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरे डिटेल जो लेक्चर है वहाँ पे जाकर देख सकते हो, अगर आपको ऐसा लगे कोई चीज़ बहुत फास्ट जा रही है, ठीक है। तो अब देखो डेंसिटी ऑफ गैस में हम बेसिकली क्या करेंगे, एक गैस एक मोल का क्या बोलते हैं मास और एक मोल का क्या बोलते हैं वॉल्यूम। सिमिलरली हाइड्रोजन का एक मोल का मास डिवाइड बाई हाइड्रोजन का एक मोल का वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सारी गैसों का एक मोल का सेम होता है, वी से वी कट जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस यहाँ आ जाएगा और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है तो वो 2 यहाँ आ जाएगा। ये सबके लिए जनरलाइज चीज़ है। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इक्वल टू उस गैस का मोलर मास डिवाइड बाई 2, क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं, हमारा एवरेज मोलिकुलर मास। एवरेज मोलिकुलर मास हमारा बेसिकली क्या है, गैसेस मिक्सचर के लिए डिफाइंड है। क्योंकि गैसेस मिक्सचर के लिए क्यों डिफाइंड है, क्योंकि जो गैसेस मिक्सचर होता है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है, गैस पूरी तरह से मिल जाती है, ठीक है। अब देखो
लेट सपोज इसको और अच्छे से देखते हैं कि आपके पास एक गैस है ए और एक गैस है आपके पास बी, है ना। इन दोनों गैसों को हम बुला रहे हैं, इनके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स बी हैं, ठीक है। इसका मोलर मास है हमारे पास एम ए, है ना, और इसका मोलर मास है हमारे पास एम बी, ठीक है। तो इसके मोल क्या बोलते हैं, एवरेज मोलिकुलर मास का मतलब बेसिकली ये हुआ कि हमने इन दोनों गैसों को बेसिकली मिला दिया, इसमें ए और बी हमारे आ गए, ए और बी हमारे आ गए, है ना। अब इसमें से अगर मैं एक मोल गैस निकाल रहा हूँ रैंडमली, ठीक है, तो उस एक मोल का वजन कितना होगा, ठीक है, वो हम निकालेंगे कैसे, देखो वो हम ऐसे निकालेंगे, एम एवरेज भैया, एम एवरेज इक्वल टू एम ए इंटू एन ए प्लस एम बी इंटू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास एवरेज, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम उन एलिमेंट्स के लिए निकालते हैं जिन एलिमेंट्स के आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, और उन आइसोटॉप्स का क्या बोलते हैं, अमाउंट नेचर में वो मतलब कंपेरेबल हो, ठीक है। अब होता तो हाइड्रोजन का भी आइसोटॉप है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, उसमें जो अबंडेंस है, जो प्रोटियम है वो 99% है नेचर में, और जो ड्यूटेरियम है वो 1% है। तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं, इसकी बात नहीं करते एवरेज एटॉमिक मास की, ठीक है। बट जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो Cl35 है, वो 75% है, और Cl37 जो है वो बेसिकली हमारा नेचर में 25% है। तो वहाँ पे उनका जो अमाउंट है वो कंपेरेबल है, तो उसके लिए हम इसकी बात करेंगे किसकी, एवरेज एटॉमिक मास की, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास हमारा कैसे निकालते हैं हम, अच्छा एक सेकेंड, हाँ इसको हम यार लिखते हैं मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मास ऑफ मिक्सचर, है ना। और इसको हम बेसिकली लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एम ए बी, इसका सिंबल ये है ना। सिंबल का तो क्या ही करना है तुमको। अब देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, उसका एक आइसोटोप है जिसका क्या बोलते हैं, लेट सपोज मास है ए, और इसका मास है दूसरा वाला आइसोटोप का, ये नहीं लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं M1 है इसका मास M2 है, ठीक है। और नेचर में इसकी अबंडेंस है लेट सपोज 75%, और ये नेचर में पाया जाता है 25%, ठीक है। तो जो एवरेज एटॉमिक मास हम निकालेंगे वो बेसिकली हमारा क्या आएगा कि मास ऑफ जो पहला आइसोटोप है उसका इनटू इसकी अबंडेंस, प्लस जो हमारा दूसरा आइसोटोप है उसका मास इनटू इसकी अबंडेंस, है ना, डिवाइड बाई 100, मतलब टोटल परसेंटेज, टोटल अबंडेंस, मतलब टोटल तो 100 ही है ना हमारा, है ना। तो ऐसे निकलता है हमारा एम एवरेज, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से सारे, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली हमारा क्या है, देखो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है कि उस कंपाउंड में जो बताए कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में किस किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, यही होता है हमारा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला हमारा क्या होता है कि उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो उसको बताता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी कंपाउंड का C3H6N12, है ना। लेट सपोज मान लेते हैं कि एक है, ठीक है, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, CH2N4, ठीक है, CH2N4, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका एम्पेरिकल फार्मूला। ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, ठीक है, 3 से सब में डिवाइड कर दिया, तो ये होता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं यार, इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं, देखो लेट सपोज तुम्हारे पास एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, ए, जिसमें ए और ए बी सी 3 एलिमेंट प्रेजेंट है ना। इसका मास है लेट सपोज M1, इसका मास है M2, है ना, इसका मास है M2, और इसका मास है लेट से M3, है ना, M2 का M3, ठीक है, इन तीनों का मास दे रखा है। इनकी तुमको किसी कंपाउंड में परसेंटेज दे रखी है कि इतने इतने मास परसेंटेज में जो होते हैं, तो तुम क्या करोगे कि लेट सपोज कि ये X परसेंटेज है, तो ये Y परसेंटेज है किसी कंपाउंड में, और ये Z परसेंटेज है, ठीक है, Y परसेंटेज, ये X परसेंट है। तो तुमको क्या करना है, नंबर रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे, x/m1 इज टू y/m2, y/m2, ठीक है, इज टू z/m3, ठीक है। ये तो एक रेशियो आ जाएगा। अब तुम क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है ना, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। इनको एक किसी कॉमन टर्म से डिवाइड कर दोगे वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अप्रोक्स, कई बार फिक्स नहीं होता है बट हमें अप्रोक्स करके देखना होता है। लेट सपोज इसका रेशियो आ गया तुम्हारा 2:3:4, ये रेशियो आ गया, है ना। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा, A2B3C4 हो जाएगा, A2B3
और C4, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा एम्पेरिकल फार्मूला, है ना। अब इसमें एक चीज़ और है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला इनटू, ठीक है, और जो एक्स जो होता है हमारा एक्स होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, है ना, डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है, क्लियर है ना। अब इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है, ठीक है, तो उसमें ये दो फार्मूले लगेंगे, है ना, क्वेश्चन करके देखो समझ में आ जाएगा। अगला है हमारा स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री बेसिकली क्या है हमारा कि जितनी भी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन होते हैं रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि लेट सपोज तुम्हारा, और इसमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको हमेशा क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होती है। कुछ और भी तरीके हैं, ठीक है, जिनमें बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं चाहिए होती है ना, वो बेसिकली तुम्हारे मतलब का नहीं है, वो एडवांस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी से मिलकर बनता है तुम्हारा सी प्लस डी, ठीक है, ए प्लस बी से तुम्हारा सी प्लस डी बनता है ना। अब लेट सपोज कि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये है तुम्हारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, तो इसको हम मान लो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करके आता है हमारा ए प्लस टू बी 3C प्लस 4D, ये बन रहा है हमारा, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे को दे रखा है कि एक्स के भाई तुम्हारे पास इतने ग्राम हैं, एक्स के तुम्हारे पास इतने ग्राम है, तुमसे पूछ रहा है एक्स, सॉरी ए के तुम्हारे पास इतने ग्राम है, ए के, ठीक है, ये पूछ रहा है कि सी कितना बनेगा अगर तुम्हारे पास एक्स के इतने ग्राम है। तो तुमको क्या करना होता है कि जो भी अमाउंट दे रखा हो किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, उसको तुमको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, तुमको उसको मोल में कन्वर्ट करना है ना। तो एक्स बाई लेट सपोज एम ए का मास है, ठीक है, तो ये इसके आ गए मोल, ठीक है। अब इसके ए के मोल आ गए, तो तुम कैसे पता लगाओगे कि सी कितना बना, तुमको क्या करना होता है, रेशियो अप्लाई करना होता है, जिस रेशियो में इस इक्वेशन में ये है, तो इसके एक से इसका 3 बनता है, इसके एक से इसका 3 बन रहा है ना। तो लेट सपोज का ये एक्स बाई एम ए है, ये एक्स बाई एम ए है इतने मोल, ठीक है, एक से 3 बन रहा है, तो एक्स बाई एम ए से कितना बनेगा 3 इंटू एक्स बाई एम ए बन जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो भी रही होगी, मान लो एक्स बाई एम ए की जो भी मोल आया हो, ठीक है। तो ये तो हमारे बेसिक स्टोइकियोमेट्री है ना। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है एक हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का यूज जब हम करते हैं, जब क्या बोलते हैं किसी भी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, ठीक है। लेट सपोज ये तुम्हारे पास एक बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है, ए प्लस टू बी मिलके हमारा दे रहा है 3C प्लस 4D, है ना। अब ये दे रहा है, तुमको दे रखा है कि भैया ए के एक्स मोल हैं, बी के वाई मोल हैं, ए के एक्स मोल हैं, बी के वाई मोल हैं, तो बताओ सी के कितने मोल बनेंगे, है ना। तो जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक रिएजेंट हमारा पहले ही खत्म हो जाता है, जो पहले खत्म हो जाएगा वो बेसिकली डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमको पता करना होता है कि पहले कौन सा खत्म हो जाएगा, उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मोल दे रखे होते हैं रिएक्टेंट्स के, है ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। लेट सपोज एक्स है ये, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा होता है हमारा 1 होगा यहाँ पे, है ना। ये जो नंबर्स होते हैं ना इक्वेशन में लगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा y/2 हो गया इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो इन दोनों में से जो कम होगा, लेट सपोज कि ये इसकी वैल्यू कम आ रही है, इसकी वैल्यू कम आ रही है, इसकी वैल्यू कम आ रही है, तो ये क्या होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब ये डिसाइड करेगा कि भैया प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो इसके भैया एक से इसके 3 बनते हैं, तो इसके x से कितने बनेंगे, इसके 3x बनेंगे, है ना। y वाला ऑलरेडी एक्सिस में है, ठीक है, वो जितना चाहिए होगा हम ले लेंगे, ठीक है, क्लियर बात। ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देखो आगे हमारा इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली क्या है, अगर तुम्हारे पास लेट सपोज एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से पूछा जाना ही हमारा क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ समझो कि तुम्हारे पास केले हैं, कुछ केले हैं तुम्हारे पास, तो कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि तुम्हारे पास भाई कितने केले हैं, कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है तुम्हारे पास कितने दर्जन केले हैं, कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि तुम्हारे पास कितने किलोग्राम केले हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से पूछा जाना ही क्या है, हमारे डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। अब देखो इसमें पहला हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। लेट सपोज तुम्हारे पास एक क्या है यार, सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, है ना। उसमें क्या बोलते हैं, Na क्या है हमारा, Na क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। और हमारे पास उसमें Nb क्या है, Nb क्या है हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ए का अगर हम सॉल्यूट की बात करें, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं तुमको वो भी बताऊंगा, है ना। और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का, बी क्या हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब तुमको अभी बताता हूँ, फील आएगा को, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन था, अगर सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, इस सॉल्यूशन का अगर तुम एक मोल निकालते हो, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होंगे, अगर सॉल्यूशन का एक मोल निकालते हो, गिन के एक मोल पार्टिकल्स निकालते हो, तो उस एक मोल में कितना हिस्सा सॉल्यूट का होगा और कितना हिस्सा सॉल्वेंट हुआ होगा, है ना। उसका मतलब है कि कितना फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है यार, परसेंटेज वेट बाय वेट, और परसेंटेज मतलब इसको हम पढ़ते हैं ऐसे, लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यार किसी भी एक सॉल्यूशन का अगर मैं 100 ग्राम ले रहा हूँ, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम हमारा बेसिकली क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास भाई 500 ग्राम एक सॉल्यूशन है, 500 ग्राम एक सॉल्यूशन है, 500 ग्राम सॉल्यूशन है इसका NaCl का, ठीक है। एक NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें तुमने जब सॉल्यूशन बनाया था तो इसमें तुमने 40 ग्राम क्या डाला था, NaCl, है ना। तो तुमको इसकी परसेंटेज वेट बाई वेट बतानी है, तो परसेंटेज वेट बाई वेट इसकी कैसे निकालेंगे हम, कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसकी फील आएगी, अभी फॉर्मूला लिख लो, है ना, इंटू 100, ठीक है। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा, 40 डिवाइड बाई 500, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा है कि पर ग्राम सॉल्यूशन के कितने ग्राम हमारा क्या है, सॉल्यूट है। इंटू 100 कर देंगे तो हमारे 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्वेंट, सॉरी हाँ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 8%, 8% वेट बाई वेट, मतलब इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 8 ग्राम हमारा क्या होगा, NaCl होगा, ठीक है। डेफिनेशन याद रखनी है, तुम डेफिनेशन तुमको याद रहेगी, तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड। अब देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या है कि तुम्हारे 100 ml सॉल्यूशन में कितनी ml सॉल्यूट है ना। अब यहाँ पे सॉल्यूट जो होगा बेसिकली किस में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। अब देखो तुम्हारे पास लेट्स सपोज कि 500 ml अगेन तुम्हारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें इसमें 50 ml क्या है तुम्हारा, सॉल्यूट है, 50 ml तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट है। 50 ml अगर इसमें सॉल्यूट है भाई, तो इसका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैसे लिखेंगे हम, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दोनों का अमाउंट जो है वो किस में है, ml में है, ठीक है, इंटू 100। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, 50 डिवाइड बाई 500, है ना, इंटू 100, है ना, ये आ जाएगा हमारा बेसिकली 10%, ठीक है, 10%, क्लियर है बात। अब इसमें अगला चलते हैं, अगला है हमारा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसमें क्या है कि एक किसी सॉल्यूशन के 100 ml में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। ये बेसिकली दोनों का क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, है ना। अगेन तुम्हारे पास समझ लो कि 500 ml तुम्हारे पास सॉल्यूशन है ना, और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट की, जो सॉल्यूट की मात्रा है, सॉल्यूट जो है ना, वो कितना है, इट्स सपोज 50 ग्राम ही है ना, और NaCl का सॉल्यूशन है ऐसे मान लेते हैं। तो परसेंटेज तुम्हारा वेट बाई वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 50 ग्राम डिवाइड बाई 500 ml, है ना, इंटू 100, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 10%, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अगला कंसंट्रेशन टर्म है हमारा कि पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन देखो तुम्हारे पास कितने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, अब इस नई की जरूरत क्यों पड़ी। अब पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली क्या है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन है, लेट सपोज उसमें जो सॉल्यूट है ना वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर हम उस बहुत कम, उस अगर पर्टिकुलर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, लेट सपोज 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें कुछ हमारा जो सॉल्यूट है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर हम उसकी बात करने जाएंगे, लेट सपोज हम उसकी बात करने जाएंगे परसेंटेज वेट बाई वेट में या परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में, तो उसका जो सॉल्यूट का अमाउंट आएगा बहुत कम आएगा, ठीक है, मतलब नेग्लेजिबल है ना, उसको लिखेंगे तो 10 टू द पावर माइनस माइनस में जाएगा। तो अगर हम उसको उसकी कंसंट्रेशन हमको बतानी है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में बताएंगे हम उसकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन हमारा क्या होता है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताना, सॉल्यू क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन के 10 टू द पावर 6 ग्राम में, अगर हम ppm की बात कर रहे हैं, है ना, अगर हम ppb की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के 10 टू द पावर 9 ग्राम में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का अमाउंट बताना, ठीक है। देखो इसको कैसे करते हैं कि ppm हमारा हो गया
कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये वही आ गया, क्या बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। ये वही आ गया कि अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इनटू हम क्या करेंगे 10⁶ ग्राम में बताना है हमको, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है यार। अगला है इसमें हमारा मोलरिटी। मोलरिटी तो देखो तुम काफ़ी फैमिलियर होगे। मोलरिटी बेसिकली हमारा क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन तुम बना रहे हो, लेट सपोज तुम्हारे पास 5 मोल हैं किसके, NaCl के, ठीक है। 5 मोल हैं तुम्हारे पास NaCl के, तुमने उनको डाल दिया एक ग्लास में पानी के, ठीक है। एक ग्लास में पानी के डाल दिया। इस ग्लास में कितना पानी था भैया, ½ लीटर लेट से पानी था इसमें, ठीक है। तो इसकी मोलरिटी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स जो कि 5 है डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, इसको हम बोलते हैं मोलरिटी। इसको डिनोट करते हैं हम बड़े M से, है ना। ये आ जाएगा हमारा 10 M, ठीक है। तो फॉर्मूला ये भी एक बार लिख लो कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो अगले पे चलते हैं हम। अगला हमारा क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी बेसिकली क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगेन तुम्हारे पास 5 मोल हम इस बार किसी चीज़ के घोल रहे हैं, लेट सपोज हम NaOH के घोल रहे हैं, है ना। कितने ग्राम पानी में, लेट सपोज हमारे पास 2 किलोग्राम पानी है, हमारे पास 2 किलोग्राम पानी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। इनटू कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो इस वाले के लिए हमारी मोलरिटी क्या हो जाएगी, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 5 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2.5, है ना, मोल पर किलोग्राम, है ना, स्मॉल m की वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा मोलरिटी। आपको अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ कोई ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना बने, ठीक है। अब देखो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि किसी एक सॉल्यूशन में अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज ये सॉल्यूशन है आपके पास, है ना। A+B का एक सॉल्यूशन है जिसमें A क्या है हमारा सॉल्यूट है, है ना, और B हमारा सॉल्वेंट, है ना। तो मेरे चीनी और क्या बोलते हैं पानी का मिक्सर समझ लो, चीनी और पानी का, ठीक है। चीनी और पानी का मिक्सर समझ लो, है ना, शुगर प्लस वाटर। तो यहाँ पे सॉल्यूट ये हो गया, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर हो गया, ठीक है। अगर तुम इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो पानी का, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट तुम इसमें पानी का ऐड कर रहे हो तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली चीनी की कम होती जाएगी, ठीक है। तो ऐसा समझो कि तुम्हारे पास 1 लीटर ये सॉल्यूशन है, किसी का 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 2 मोल हैं तुम्हारे पास, लेट सपोज NaCl के मोल हैं, ठीक है। 2 मोल NaCl के मोल हैं इसमें, 2 मोल NaCl है इसमें, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, इस सॉल्यूशन में 1 लीटर पानी और डाल दे रहे हो, 1 लीटर पानी और डाल दे रहे हो, है ना। इसमें हमने लेट सपोज ऐड कर दिया 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब जो मोलरिटी हो जाएगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स तो भैया देखो उतने ही है 2 मोल, ठीक है। अब वाटर कितना हो गया 2 मोल, सॉरी 2 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से मोलरिटी कितनी आ जाएगी हमारी 1। अब पहले जो मोलरिटी हमारी थी वो क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, जो सॉल्यूशन का था, ठीक है, वो 2 थी। अब हमने जैसे ही वाटर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया वो क्या हो गया हमारा, मोलरिटी बेसिकली हमारी क्या हो गई, मतलब कंसंट्रेशन जो हमारी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। ये बात हम याद रखेंगे। सिंपल बेसिक तुमको ये बात अगर समझ में आ रही है मेरी तो तुम क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट करो, 100% बनेगा, ठीक है। अगला है हमारा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। लेट सपोज तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन है ना। एक की मोलरिटी है M1 और उसकी वॉल्यूम है V1, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी है M2, उसका वॉल्यूम है V2, ठीक है। 2 सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, इन दोनों को तुम मिक्स कर रहे हो, है ना। इन दोनों को मिक्स करने पर तुमको अगर ये जो M1 M2 है ये सॉल्यूशन बेसिकली क्या बोलते हैं, एक सेमी सब्सटेंस के हैं। ये भी NaCl के, ये दोनों सॉल्यूशन क्या है हमारे NaCl के हैं। ये NaCl के 2 सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी अलग है, इसकी मोलरिटी अलग है, ठीक है। इसका कुछ वॉल्यूम दे रखा है, इसका कुछ वॉल्यूम दे रखा है। इन दोनों को हम जब मिला रहे हैं तो हमसे अगर दोबारा ही किसकी मोलरिटी पूछी जा रही है, दोबारा ही हमको मोलरिटी ऑफ NaCl पूछी जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों दोनों सॉल्यूशन से हम क्या बोलते हैं मोल निकाल देंगे NaCl के। वो कैसे आएगा हमारा M1V1 डिवाइड प्लस M2V2, ठीक है, प्लस M2V2
डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2, ठीक है। तो ऐसे हम बात करते हैं क्या बोलते हैं डाइल्यूशन के लिए। ये हो गई हमारी फाइनल मोलरिटी ऑफ NaCl, ठीक है। क्लियर है बात? और तो इसमें कुछ नहीं बचा है बताने के लिए, ठीक है। ये चीज़ में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि M1V1 से कैसे लिख दिया। देखो मोलरिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही होता है ना इन लीटर। तो इस मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स है ना ऑफ सॉल्यूट, और वही हमको चाहिए दोनों सॉल्यूशन से, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। तो यार ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं हम अगली क्लास में। बेसिकली आई होप तुमको मजा आया होगा, है ना, ये सीखने को मिलेगी, तुम्हारा रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।